अस्सलाम वालेकुम क्लास। यहाँ पर आपका आज चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आप लोगों ने अब पढ़ना है आगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आपका बॉडी का एक स्ट्रक्चर है जिसमें अल्लाह ताला ने आपको एक मुंह दिया है, जिसमें आपका सर है, उसमें बाल हैं, और आपकी दो आंखें हैं, दो कान हैं, नाक एक है। आपके मुंह के अंदर अभी आप क्योंकि बड़े हो रहे हैं, दांत पूरे नहीं होंगे बहुत सारों के, लेकिन आपके दो हाथ हैं, दो टांगे हैं। तो ये आपकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से आपका जो घर है उसका एक स्ट्रक्चर है। उसमें आप कहते हैं कि ये मेरा बेडरूम है। बेडरूम का मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे सोना है। ये डाइनिंग रूम है, यानी कि यहाँ पर मुझे खाना वाना खाना है, डाइन इन करना है। तो आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, या आपके पेरेंट्स ने आपको जो घर में रखा हुआ है उसका एक स्ट्रक्चर बना के दिया। हर चीज का एक स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से आपके एटम्स का एक स्ट्रक्चर होता है। जब आपको पता है कि हर इंसान के चेहरे पे आंखें होंगी और जुबान भी उसी के अंदर होगी, ऐसा तो है नहीं कि आपके हाथ से जुबान बाहर निकल रही है या आपकी आंखें जो है वो इधर हाथ में लगी है। हाँ, कुछ लोगों का दिमाग घुटनों पे होता है, या कुछ लोगों के टखनों पे होता है, और नीचे चले जाएं तो कुछ लोगों के जो पाँव के नाखूनों के मैल होते हैं उसके अंदर भी दिमाग पाया जाता है। तो हो सकता है किसी का वहां पर हो, लेकिन बाकी सब इंसानों का दिमाग सर पे ही होता है। तो बॉडी का एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को जिस तरह बॉडी के स्ट्रक्चर में पता है, क्लैरिटी है। अब एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। एटम का स्ट्रक्चर कैसे आया? सबसे पहले तो एक इसकी बिल्कुल पीछे चले जाते हैं, बैक हिस्ट्री, बैक डेटेड हिस्ट्री निकालते हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट में जो आपके कुछ साइंटिस्ट थे, जिसमें सबसे पहले डेमोक्रेटिस थे, डेमोक्रेटिस। तो डेमोक्रेटस साहब ने कहा था कि एटम, क्योंकि एक वर्ड है ग्रीक वर्ड एटमोस, उसको कहते हैं। एटम आगे ओएस लगा दें। अब एटमोस है, ये ग्रीक वर्ड है, एटम उससे ड्राइव हुआ है। इसका मतलब ये होता था कि इनडिविजिबल। तो एटम को पहले माना जाता था इनडिविजिबल पार्टिकल। इनडिविजिबल का मतलब होता है कि ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंसान है, आप एक लिविंग थिंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आप में से दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। आपका हाथ अगर काट के अलग से रख दें तो उस हाथ से दोबारा दूसरा इंसान जनरेट नहीं होगा, वो नॉन लिविंग थिंग ही है। लेकिन एटम की बात हो रही है तो एटम के लिए भी यही कहा जा रहा था, ये भी इनडिविजिबल है। अगर एटम को ब्रेक कर दें दूसरा एटम नहीं बनेगा। एटम के अंदर और छोटा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, ये उस जमाने की बात थी। तो एटम तो खैर एक नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग ही है, लेकिन हर लिविंग थिंग्स के अंदर एटम मौजूद है। क्योंकि एटम आपने पढ़ा, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम, और हम सारे मैटर। तो बहरहाल उन्होंने कहा था डेमोक्रेटस ने कि आपके पास ये एटमोस है, यानी कि इसका मतलब इंडिविजिबल है। और ये आपके डेमोक्रेटस साहब हैं जिन्होंने सबसे पहले एटम का बारे में बताया था। यानी ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें उस दौर में बता दिया कि एटम नाम की चीज भी कुछ एग्जिस्ट करती है। तो एटम नाम की चीज जो एग्जिस्ट करती है वो यहाँ से हमें पता चल गई। उसके बाद अब फिर आगे और साइंटिस्ट आए, डाल्टन साहब आए। इन्होंने, डेमोक्रेटस साहब ने तो बता दिया कि आपके पास एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, यानी कि आपके पास सबसे छोटा पार्टिकल है पूरी अर्थ के अंदर पाया जाने वाला। इससे छोटा और कोई पार्टिकल पाया नहीं जा सकता। उस वक्त क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को और उसके नीचे भी जाते। तो उस वक्त तक यही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि पता चल जाए कि एटम जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद थोड़ा लोगों ने और रिसर्च किया और इसके अंदर अपने कानों को, अपने दिमागों को लगाया। और फिर जाके एक साइंटिस्ट निकले, डाल्टन साहब, जिन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर का, कि एटम कैसा दिखता है। ये आपके डाल्टन साहब जो है, किताब में पूरा लिखा हुआ है कि ये इनका बायोडाटा क्या है, तो बायोडाटा खुद पढ़ना है। बहरहाल ये साइंटिस्ट है जिन्होंने आपको एक थ्योरी बताई, जिसमें कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ दीज इनडिविजिबल पार्टिकल्स। यानी जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे के सारे दे आर मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। यानी कि अगर मैं कार्बन की बात कर रहा हूं तो कार्बन का एलिमेंट है, लेट सपोज, तो उस एलिमेंट के अंदर सबसे छोटी जो सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा उसे आप एटम कहेंगे। तो एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा पार्टिकल एक एटम होता है। ये आप पीछे सारा कुछ पढ़ भी चुके हैं। ये डाल्टन साहब ने कॉन्सेप्ट दिया था। अब इन्होंने अज्यूम किया था कि आपके पास जो
डाल्टन साहब ने उन्होंने अज्यूम किया कि एटम से छोटा कोई और पार्टिकल नहीं होता। उस अजम्पशन की बेसिस पे इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो बहरहाल इन्होंने थोड़ा सा इस पे काम भी किया और बहुत सारे इन्होंने और रिसर्चेस की, जिस थ्योरी की वजह से फर्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हुए। सबसे पहले ये डाल्टन साहब थे जिन्होंने एक थ्योरी दी। थ्योरी और लॉ में फर्क पता होना चाहिए। थ्योरी आपके पास वैलिड प्रूव नहीं होता, यानी कि अगर मैं कहूं कि आपके पास सुबह जब होगी तो सूरज की लाइट आती है, अब जब तक सुबह किसी ने देखी ना हो, पूरी जिंदगी भर वो गारों के अंदर पड़ा रहा हो और वहीं पे उसकी ग्रोथ हुई हो, तो उसे पता भी नहीं है सनलाइट क्या होती है। उसको ये बात प्रूव करने के लिए मुझे उस गार से बाहर निकालना पड़ेगा। तो वैलिड प्रूफ जब तक ना हो तब तक थ्योरी ही है। फॉर एग्जाम्पल, अमीर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये एक थ्योरी है। इसको जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे तब तक ये थ्योरी रहेगी। कुछ लोग हैं जो मेहनत नहीं करते, अमीर हो जाते हैं। अब उनके लिए तो ये थ्योरी रॉन्ग हो गई, गलत हो गई। लेकिन आप अगर कोई शुरू से अमीर नहीं है, अब उसको मेहनत करनी पड़ी है अपने पास चीजें एक्युमुलेट करने की, इकट्ठा करने की, तो वहां पर ये थ्योरी वैलिड हो जाती है कि अमीर बनने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। तो जितने भी हमने थ्योरीज बनाई हुई हैं, ये जब तक प्रूफ नहीं हो जाती, जब तक वैलिड प्रूफ नहीं आ जाता, तब तक ये थ्योरी रहती है। उसी तरीके से डाल्टन साहब की भी थ्योरी थी, लेकिन उस थ्योरी की बेसिस पे कुछ डिस्कवरीज हुई, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, थ्योरी मैं बता रहा हूँ, किताब के अंदर ये अभी डिस्कस नहीं किया हुआ शुरू में। तो बहरहाल थ्योरी क्या है, ये नोट्स आपको दिए उसके अंदर मौजूद है। थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कोई बात बता रहा हूं तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि इस बेसिस पे मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम कुछ पोस्टुलेट्स यहाँ पे 3-4 गिवन हैं उन पे बात करें, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ इंडिविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स इनडिस्ट्रक्टिबल हैं, इनको हम एटम्स कहते हैं। ये डाल्टन साहब ने अपनी थ्योरी में मेंशन किया कि एटम सबसे पहले सबसे छोटा, इंडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टेबल है। आप उसको तोड़ नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे आपने बम कहीं फाड़ना है तो फटने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो दोबारा रीयूज नहीं होता। तो उसी तरीके से एटम है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, इनडिस्ट्रक्टेबल है। नंबर 2, इन्होंने कहा कि ऑल एटम्स जितने भी आपके ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। अगर एलिमेंट में उठाता हूँ गोल्ड का, तो उस गोल्ड के अंदर सारे एलिमेंट गोल्ड के आइडेंटिकल होंगे। ये नहीं गोल्ड के बीच में कोई कार्बन आ जाए या गोल्ड के बीच में सिल्वर आ जाए। एलिमेंट है अगर, तो इसका मतलब कि वो सारे के सारे आइडेंटिकल सेम होंगे। ये सारी चैप्टर 1 में चीजें आप पढ़ चुके हैं, कुछ इसमें ऐसा नया नहीं है जो आपको अभी समझ आ रहा हो। मजीद इन्होंने कहा हैविंग सेम साइज। अगर किसी का कोई एटॉमिक रेडियस हो, सबका वही एटॉमिक रेडियस होगा, सबका साइज सेम होगा, सबका मास सेम होगा, एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। यानी कि मास का मतलब एटॉमिक मास, जो गोल्ड का एटॉमिक मास है वो सारे के सारे एटम्स का सेम होगा उस एलिमेंट के अंदर। बट द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ द अदर। अब गोल्ड और सिल्वर दोनों मुख्तलिफ हैं, सिल्वर और लेट्स सपोज क्लोरीन दोनों डिफरेंट है। तो हर एटम दूसरे एटम से डिफर करेगा। अगर मेरे पास गोल्ड का एक एलिमेंट है और दूसरा सिल्वर का एलिमेंट है, तो दोनों डिफरेंट ही है। लेकिन उस गोल्ड के अंदर सारे गोल्ड के एटम होंगे, उस सिल्वर के एलिमेंट में सारे सिल्वर के एटम्स होंगे। ये बात आपने पीछे पढ़ रखी है, तो इन्होंने ये पोस्टुलेट जो आपने पढ़ी है बात, वो इनकी मदद से पढ़ी है। इन्होंने कहा था तो आपने ये चीज को अज्यूम किया और उसको पढ़ा। नेक्स्ट आपसे कहा है कंपाउंड्स जितने भी आपके हैं आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन। सिंपल सी बात है, कंपाउंड की डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है कि कंपाउंड जब भी दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। ये इन्होंने अपनी थ्योरी में बात कही थी। और जितने भी ये कंबाइन होंगे ना, सिंपल होल नंबर रेशो, यानी अगर आप बेंजीन पढ़ रहे हैं C6H6, तो ऐसा नहीं है आप C5.6 और H6.7 पढ़ रहे हैं। होल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये होल नंबर्स है। पॉइंट में अगर होता तो इंटीजर्स कहलाते, वो मैथ्स पढ़ रहे हैं सबको ये पता है। फोर्थ पे आ जाए, लास्ट इनका पोस्टुलेट है, जो भी केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो अभी हमने जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस की, तो आपके एटम्स रीअरेंज होते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, लेट सपोज मेरे पास HCl है, वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो रीअरेंज होने के बाद
आपको H2O प्लस NaCl बना के देगा। ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ रीअरेंज हो गया, ये हाइड्रोजन इस OH के साथ रीअरेंज हो गया। रीअरेंज हुए हैं, चेंज नहीं हुए। आपकी जो जगह थी वो तब्दील हो गई है, वो चेंज हो गई है, लेकिन इटसेल्फ एटम चेंज नहीं हुए। सोडियम है वो पोटेशियम नहीं बना, हाइड्रोजन है वो क्लोरीन नहीं बना। तो एटम्स वही रहे, इनकी जगह आगे पीछे चेंज हो गई। ये आपके पास एक तो इन्होंने कहा पॉइंट, बट एटम्स themselves आर नॉट चेंज, वो मैंने बात कर दी। दिस मींस दैट एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स ना तो खुद से क्रिएट होते ना खुद से डिस्ट्रॉय होते। ये आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे। अब कुछ डिफेक्ट्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। डिफेक्ट्स क्या थे? क्योंकि थ्योरी अगर प्रॉपर प्रूव हो जाए तो वो वैलिड लॉ बन जाता है। अगर मैंने कोई थ्योरी लिखी है जिसको हम थीसिस भी कहते हैं, अगर वो बात प्रूव हो जाए तो उसको हम लॉ बना सकते हैं। लेकिन जब तक वो बात प्रूव नहीं होती, जब तक वो थ्योरी प्रॉपर प्रूव नहीं हो जाती, तब तक वो आपका लॉ नहीं बन सकता। तो क्योंकि इसमें डिफेक्ट है तो इस थ्योरी को हमने लॉ नहीं बनाया। अब डिफेक्ट्स क्या आते हैं वो भी जल्दी से डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, आपसे पहले पोस्टुलेट में कहा कि एटम सबसे छोटा है, लेकिन एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी है। उस वक्त नहीं पता था, लेकिन बाद में जब डिस्कवरी हुई और साइंटिस्ट ने काम किया तो पता चला कि ये तो आपके पास वैलिड रीजन ही नहीं है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये जितने भी आपके पास पार्टिकल्स हैं, ये एटम के अंदर होने की वजह से और छोटे हो गए। अगर एटम सबसे छोटा तो उनके अंदर ये और छोटे हो गए। तो सबसे पहला जो आपका पोस्टुलेट था वो तो गलत हो गया। एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं जिसको आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और एक न्यूट्रल जिसको आप न्यूट्रॉन कहते हैं। ये और छोटे हैं, इसलिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एटम नहीं होगा। पहला आपके पास पोस्टुलेट गलत हो गया। दूसरे पे आते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में डिफर इन देयर एटॉमिक मासेस। आपने पढ़ा है आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप अगर एक एलिमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, गोल्ड है अगर, और गोल्ड का आइसोटोप कोई मौजूद है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके एटॉमिक मासेस सेम नहीं है, डिफरेंट हो सकते हैं। तो दूसरा पोस्टुलेट भी गलत हो गया। तीसरे पे आ जाए, थर्ड में आपसे कहा है द रेशो बिटवीन एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट, जो आपके जितने भी एलिमेंट डिफरेंट है इनके दरमियान रेशो अगर लें इन मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉट सिंपल। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आपके पास पॉइंट्स के अंदर भी वैल्यू आती है। आगे चल के आप हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर हाइड्रोजन छोटा होने की वजह से मेटल के अंदर जाते तो पॉइंट्स में उसकी वैल्यू आती है। तो ये बात भी गलत हो जाती है उनकी। लेकिन ये सारी बातें वक्त के साथ साथ पता चली, शुरू में पता नहीं चलती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शुरू में कोई काम कर रहा है, कोई बिजनेस उसने खड़ा करना है, तो बिजनेस शुरू करते वक्त उसको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं, तो आगे चल के पता चलता है कि ये प्रॉब्लम्स थी। तो कोई भी चीज 100% वैलिड नहीं होती। तो इनका तीसरा पोस्टुलेट भी गलत हो गया। चौथा आपके पास है, चौथा पोस्टुलेट था कि आपके एटम ना तो क्रिएट होते ना डिस्ट्रॉय होते। लेकिन आपके आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी जिसमें कहा था मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी यानी E इज इक्वल टू mc², उनकी इक्वेशन बहुत ही मशहूर जमाना है। तो उसके मुताबिक अगर मैटर कन्वर्ट हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो मैटर से एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो आपके पास मैटर कैन क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो इनके चारों ही पोस्टुलेट वक्त के साथ साथ रद्द कर दिए गए, खत्म हो गए, इनवैलिड हो गए। तो ये आपकी डाल्टन थ्योरी थी। तो थ्योरी का मतलब ही ये है कि शुरू में थ्योरी दे दी, कुछ अरसे तक, कुछ वक्त तक उसको प्रॉपर लॉ की तरह माना भी गया, उस थ्योरी की बेसिस पे आपकी डिस्कवरीज भी हुई। लेकिन आफ्टर दोज डिस्कवरीज आपके उस जो पोस्टुलेट की वैल्यू थी वो खत्म हो गई, क्योंकि पोस्टुलेट गलत साबित हो गए। कोई चीज गलत साबित हो रही है तो इसका मतलब डिस्कवर हो रहा है ना कुछ नया। तो जो डिस्कवरी थी, अब उसके ऊपर वन बाय वन बात कर रहे हैं। जो पहला पोस्टुलेट था कि एटम सबसे छोटा नहीं है, तो एटम क्योंकि सबसे छोटा नहीं है उस वजह से अब नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तीन चीजें आपने जो डिस्कवर की वो क्या है, अब इनके बारे में भी तो पढ़ना है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद कुछ साइंटिस्ट ने जब इस थ्योरी को गलत प्रूफ करने के लिए काम किया, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन और एंड में न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। इन तीनों को आप कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स या
सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक का मतलब एटम के अंदर है, तो सब एटॉमिक, जैसे हेडिंग के अंदर एक हेडिंग को सब हेडिंग कहते हैं, उसी तरीके एटम के अंदर पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहेंगे। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपने तीन पढ़ लिए। आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, तो इलेक्ट्रॉन आपके पास, ये जो जितनी भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, इसको हमने जब थोड़ा और काम किया, मैटर के बारे में पढ़ा और दीगर चीजें देखी, तो 19th सेंचुरी के अंदर कुछ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने काम किया इसके ऊपर, और सबसे पहले जो पार्टिकल डिस्कवर हुआ दैट वाज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, वो फराडे साहब थे, उन्होंने किया, उनके साथ एक और साहब थे, विलियम क्रूक्स उनका नाम था, जिन नाम की वजह से आप आगे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे, जिसको हम क्रूक्स ट्यूब भी कहते हैं। तो बहरहाल ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन को दरियाफ्त किया, और इसके अलावा एक और थे जे थॉमसन। इन तीनों ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर हुआ तो नेक्स्ट पार्टिकल आया प्रोटॉन। प्रोटॉन आपके दो साइंटिस्ट थे, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, इन दोनों ने निकाला। ये सारी कंट्रीब्यूशन आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। और प्रोटॉन के बाद फिर लास्ट आपका थर्ड, यहाँ इधर हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन आपके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका ये न्यूट्रॉन डिस्कवर किया, जेम्स शेडविक। तो शेडविक साहब थे जिन्होंने आपके न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। ये सारी आपकी किताब के अंदर डायग्राम्स वगैरह बनी हुई है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर इन्होंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे आपके डाल्टन साहब। डाल्टन से ही पहले डेमोक्रिटस थे। डेमोक्रिटस ने बताया एटम होता है। यही बहुत बड़ी बात है कि आपको पता हो कि बीमारी होती है। अगर आपको बीमारी के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे? आपको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए कैसे आप पहले से प्रिपेयर्ड होंगे? तो सबसे पहले तो आपको पता हो कि बीमारी है क्या, यानी कि सबसे पहले पता हो एटम है क्या। फिर एटम के बारे में डाल्टन साहब ने बताया। डाल्टन साहब ने जो आपकी थ्योरी दी, उस थ्योरी के ऊपर जब काम हुआ तो वक्त के साथ साथ कुछ साइंटिस्ट ने जो उनकी थ्योरी को सामने रखते हुए पढ़ा, काम किया, तो नई डिस्कवरीज आई। उन नई डिस्कवरीज के बाद वो थ्योरी तो रद्द कर दी गई, रिजेक्ट हो गई। वजह उसकी ये थी कि उसमें डिफेक्ट्स थे, लेकिन उस थ्योरी की बेसिस पे नई नई डिस्कवरीज हुई, जिसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो बहरहाल ये आपके पास सिंपल यहाँ तक का टॉपिक था, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिटेल पढ़ेंगे, जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन?